तो भाई कल का दिन हम इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए बहुत ज्यादा रेयर होने वाला है, क्योंकि वैसे होती है मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की बात करते हैं तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होती है, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा अगले दिन की बात होती है। लेकिन कल का जो फ्राइडे नाइट का एपिसोड है वो हमारे लिए भी फ्राइडे का ही स्मैकडाउन का एपिसोड है, क्योंकि कल जो स्मैकडाउन का शो होगा वो शुरू होने वाला है दिन में या शाम को, आप बोल सकते हो 5:30 बजे से। और ये इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अपना शो करवा रहे हैं, तो फिर वो जो सुबह वाला हिसाब किताब है यूएस के टाइमिंग की वजह से वो कल आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर क्राउन जूल, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही होने वाला है। तो फिर 5:30 बजे से कल का भी शो होगा आपके लिए, और फिर उसके बाद क्राउन जूल वाला शो भी होने वाला है। तो कैसे रहने वाली है कल की फीलिंग, लेट्स सी। वो तो कल आई थिंक रिव्यू भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि रात को ही आ जाए। बड़ा वियर्ड है कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू के शो का रिव्यू रात में, क्योंकि उसकी आदत जो है सुबह पोस्ट करने की। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहने वाला हूँ, वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 761 में। और आज का दिन उन रेयर दिनों में से भी है जब रोमन रेंस किसी इंटरव्यू में जाते हैं और पैट मैकेफी के शो पर आके रोमन रेंस ने अपनी स्टोरी लाइन के बारे में, करंटली क्या चीजें चल रही है उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करी। मैं आपको मेन जो चीजें वो बताया था। सबसे पहले रोमन रेंस से पूछा भैया बॉडी कैसी फील कर रही है, तो रोमन रेंस ने बताया यार इतने टाइम से मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, काफी टाइम हो चुका है, 4 हफ्ते हो चुके हैं कि मेरा जो जेट लैग है वो नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा जो है नंबर 12 पे रहता हूँ, ऐसा पैट मैकेफी उनके साथ बोलते हैं। तो नंबर 10 पे भी अगर मैं हूँ 10 on 10 तो फिर भी हम उसमें इजीली काम कर सकते हो। तो ऐसा कह के वो अपनी थोड़े प्राइवेट जेट वाले मामला को भी फ्लेक्स कर रहे थे। फिर उन्होंने मेन जो डिस्कस किया वो था ये जो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी चल रही है, जे ऊसो की पूरी कहानी चल रही है। और इस बार तो सीधा सीधा जिमी ऊसो के बारे में कुछ बकवासें भी रोमन रेंस ने कर दी है। वो कहते हैं कि देखो जे ऊसो के अंदर ना वो वाली जो चीज है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी थी, वो मैंने पहले ही देख ली थी, जैसे मैंने सैमी ज़ेन में देखा था। और उसने वो जो मुश्किल काम है वो कर लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम, वो तो हार्ड पार्ट था, लेकिन जो हार्डेस्ट पार्ट है वो होता है वहां स्टे करना। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और यही मैंने किया था अपने 1316 वाले रेन में। तो वो अपनी थोड़ी लीडरशिप वाली जो चीज़ है उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि मैं यही चाहूंगा कि वो मुझे ज़्यादा सुनना शुरू करे और जिमी ऊसो अपना मुंह बंद रखे, ऐसा रोमन रेंस बोल रहे हैं। और कहते हैं वो बंद क्या रखे, वो मेरी सुने तो हम सब के लिए भला होगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो अपनी इस लीडरशिप वाली चीज़ की बात करते हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे बहुत सारा कंपटीशन होता है ना, हॉलीवुड से थोड़ा रिलेट करवा के वो बता रहे होते हैं कि देखो हॉलीवुड में कोई नंबर 1 नहीं होता, लेकिन कैसे तुम यहाँ पे अपनी पोजीशन के लिए हमेशा लड़ते रहते हो। फिर उसमें पैट मैकेफी बार बार उनके जो प्राइवेट जेट वाली बात है उसकी बात कर रहे होते हैं। रोमन रेंस ने भाई क्लियरली बोला डब्ल्यूडब्ल्यू में किसी को भी किसी दूसरे बंदे से फर्क नहीं पड़ता, हर कोई बंदा टॉप स्पॉट के लिए फाइट करता है, इसी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने पॉल हेमन के बारे में भी कमेंट किया, उनसे पूछा कि पॉल हेमन जो चीजें कर रहा है उससे कोई डर खतरा है, या फिर मैच में अगर वो कुछ कर दे। तो सीधा सीधा बोला रोमन रेंस ने भाई देख वो बुढ़ा आदमी हो गया, ठीक है, अब वो मैच में तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन उसके गेम प्लान जरूर चीजें बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने उसको चोक किया है, तो वो बुढ़ा आदमी है, उससे ज्यादा मेरे को मैच में तो डरने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वो डंब हो चुका है, वो सारी उल्टी सीधी बातें अब दूसरे लोगों को बता रहा है, लेकिन अब मुझे खुद मास्टर बनना पड़ेगा। तो रोमन रेंस अगर वाइजमैन नहीं है तो उनका खुद का क्या बैकअप प्लान है उसको भी डिस्कस करते हैं। और फिर पैट मैकेफी ने वो वाली बात पूछ ही ली कि जो पॉल हेमन ने बोला था ना सेथ रॉलिंस का, कि अगर सेथ रॉलिंस तो हार गया कोडी रोड से क्राउन जूल में, तो फिर मैं क्या देखूंगा, क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि वाई आई पिक्ड यू ओवर रोमन रेंस। तो इस बात पे भी रोमन रेंस का यही कहना था कि भाई कहाँ जिंदगी जो है बंदे की मेरे साथ इतनी बढ़िया चल रही थी, वो कहाँ इधर उधर जा रहा था। थोड़ा रोमन रेंस इस चीज़ को अवॉइड ही किया उन्होंने इसके बारे में कमेंट करने से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको डेफिनेटली स्टोरी लाइन में बहुत तगड़ा यूज़ करने वाली है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में वो कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू और हॉलीवुड को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई हॉलीवुड में जब मैं था तो मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू के बबल में काम करने की आदत है कि आया जेट से आया गया, उसके बाद फिर वही अपना रूटीन डब्ल्यूडब्ल्यू का चल रहा है। लेकिन एक मूवी स्टार कैसा होता है वो मुझे इस मूवी की शूटिंग में पता चला। वो स्ट्रीट फाइटर की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफें भी कर दी पैट मैकेफी ने कि भाई ये तो वाइल्डली अट्रैक्टिव है। फिर रोमन रेंस भी कहता है नहीं मैं एक चबी बंदा ही था जब वेस्ट में था। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत लाइट मूड के साथ ही ये रोमन रेंस का इंटरव्यू था। और वैसे भी जब पैट मैकेफी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स आते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि कई बार जो इंटरव्यूअर्स है बाकी बाहर वाले स्पोर्ट्स के या फिर इन जनरल स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, उनको थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में कम समझ में आता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी डिटेल्स रोमन रेंस ने अपनी स्टोरी लाइन के बारे में बता दिया। अब तो खुल के ऐसे भी एडमिट कर लिया कि वो स्टोरी लाइन चलाना चाह रहे हैं, वो सबको टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं। वही जो चीज़ हम स्टोरी लाइन को देख के अज्यूम कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये शायद रोमन रेंस का गोल है, एजेंडा है स्टोरी लाइन को लेके जाने का।
वो बात उन्होंने यहाँ से कंफर्म भी कर दी। और हमेशा ये पैट मैकेफे के साथ ये WWE सुपरस्टार्स के इंटरव्यू तो मस्त होते हैं, मस्ट वॉच होते हैं और मस्त होते हैं। और हाँ, लोगन पॉल वाला भी, ये दो तो मतलब बढ़िया ही रहता है जब भी कोई WWE के सुपरस्टार्स यहाँ पे आते हैं। तो फाइनली भाई अब आई थिंक मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जो इतने टाइम से हम WWE के प्रोडक्ट के बारे में कॉमेंट कर रहे हैं, शायद उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ अब फैंस को मिलने वाला है। और जो आपने ये झेला है ना इतने टाइम से, शायद आने वाले महीनों में वो कहानी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक तो अभी आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा WWE को जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं उनके शोज़ के, वो बहुत ज़्यादा बेकार हैं। अब जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है भाई, वो 1 मिलियन ही आई, 1,30,000 ही आई है। और आपको पता होगा कि ये व्यूअरशिप एटलीस्ट मैं जब बोलता था बेकार रद्दी भी है तो ये 1.3 मिलियन होती थी। अब ये तो भाई 1 मिलियन से नीचे ही चले जाएगी। और इतनी व्यूअरशिप इनकी तब आती थी जब ये FS1 के ऊपर चले जाते थे। अगर आप चैनल पे एक्टिव चैट रहे हो तो जिस टाइम पे स्मैकडाउन फॉक्स पे आती थी, उस टाइम पे कभी कभी फॉक्स पे अगर कोई मेन शो आना होता, कोई गेम शो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे हो रही होती थी, तो ये FS1 पे स्मैकडाउन को स्विच करते थे। तब भी इतनी बेकार व्यूअरशिप नहीं आती थी। तो ये हिस्ट्री का लोवेस्ट रेटेड स्मैकडाउन का एपिसोड बना। ऑब्वियसली भाई ये नंबर्स मैटर करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने टीवी डील साइन करी है। भले आप इंटरनेट पे बोल लो कि चलो मतलब एक नंबर ठीक है, 1.4 मिलियन भी कम होता है, लेकिन उस कम को भी हम जस्टिफाई कर देते हैं कि चलो आजकल जो लोग हैं वो ऐसे नहीं देखते। लेकिन भाई अब टीवी डील हुई है तो ऊपर से डंडा तो होना ही था। फिर उसके बाद भाई एक मेरे सामने एक ट्वीट भी आया, इसमें आप देखो भाई, इससे पता चलता है कि कई बार कितनी सारी चीज़ों की पोटेंशियल होती है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये अपने दिमाग में ट्रैक रखते भी हैं चीज़ों का कि अच्छा ऐसा हुआ था तो वैसे करना है। ट्वीट है यहाँ पे जेकब फाटू एंड रोमन रेंज का। भाई इनका भी उस टाइम पे याद है जब जेकब फाटू आया था, फिर ऐसा लगा था भाई ये बहुत डोमिनेंट फोर्स है, इवन रेसलमेनिया में पॉसिबली रोमन रेंज का मैच हो सकता है। चलो रेसलमेनिया लेवल का तो हटाओ, उस टाइम पे ये किसी बड़े शो में भी हो सकता था। लेकिन अब तो इन्होंने दोनों के कैरेक्टर भी चेंज कर दिए, तो अब तो इस मैच का उस टाइम पे जिस तरीके का सेंस बनता वो कभी भी नहीं बनने वाला। तो इतनी तगड़ी जो पोटेंशियल है उसको भी वेस्ट कर दिया। और जो अच्छी बात पता चली वो ये है कि WWE ने इंटरनली काफी सारे क्रिएटिव चेंजेस अपनी टीम में चेंजेस करने को लेके प्लान कर लिया है, जहाँ पे वो राइटर्स बदलेंगे, जहाँ पे वो जो भी क्रिएटिव टीम में इन्वॉल्व होते हैं उसमें चेंजेस होने वाले हैं। बट ये पता चला कि रोड डॉग जो है स्टिल हेड रहने वाले हैं क्रिएटिव के ऑन स्मैकडाउन। तो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं भाई अगर तुम चेंज कर ही रहे हो तो फिर ये रोड डॉग को तुमने कैसे रखा, क्योंकि मेरे को पता नहीं, लेकिन रोड डॉग को लेके नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा रहता है फैंस का कि उनके क्रिएटिव कंट्रोल में चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो अगर आप ये चीज़ों को चेंज कर रहे हैं तो मतलब एटलीस्ट इतना पता चला कि WWE ने स्टेप्स लेना शुरू कर लिया। और मैंने आपसे बोला था यहाँ से दो चीज़ें होंगी, या तो मामला ये बिल्कुल इसे इग्नोर करने वाले हैं, जिसके चांसेस थोड़े मुझे कम ही लग रहे थे, क्योंकि ट्रिपल एच अगर आप देखोगे तो मूव्स थोड़ा जल्दी करने में बिलीव करते हैं, वो ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो शायद वो चीज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ हमको रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दे। एटलीस्ट कुछ मूव्स हो रहे हैं बैक स्टेज, वो फिलहाल एक अच्छी बात है। एटलीस्ट इग्नोरेंट नहीं है कि फैंस जो बोल रहे हैं इन्होंने बिल्कुल भी सुनी नहीं है, तो वो एक अच्छी बात भी आप कह सकते हो। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कैसे इस बात को पॉइंट आउट किया था कि भाई स्ट्रेचर से तो मैं भी पहले लेके जा चुका हूँ, मार चुका हूँ रोमन रेंज को। और उसके बाद अब पॉल हेमन को उन्होंने कुछ बोल दिया था, और वो मेरे को कॉमेंट से कल पता चला कि वो किस चीज़ के रेफरेंस में था। मतलब थोड़ा सा उनके बॉडी शेमिंग टाइप का कुछ किया, इतना मुझे समझ में आया था। अब इस चीज़ का रिप्लाई किया है पूरा एक और भी प्रोफेशनल तरीके से, कि जैसे कि लॉयर को लिखते हो। यहाँ पे देखो पूरा ट्वीट आपके सामने, ग्राफिक आपके सामने, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है वो आपके सामने। डियर स्ट्रोमैन, मेरी अटेंशन में ये आया है कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि अच्छा तू अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था इस बारे में। तो वो ऐसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को लिख रहे हैं कि जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं था। फिर एंड में सब कुछ बेइज्जती करने के बाद लिखते हैं विद लव एंड रिस्पेक्ट पॉल हेमन। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पॉल हेमन यार चल जो भी है, तू बातें तो जैसे ही बोल रहा है, बात तो सही बोली थी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, क्योंकि स्ट्रेचर से लेके उनको वो जा चुके हैं। बट यही है, अभी क्या इसको स्टोरी की तरह भी बनाने वाले हैं इसके बारे में पता नहीं है मुझे कुछ, क्योंकि ऐसे तो रेयर ही होता है कि पॉल हेमन की तरफ से बातें हो अगर वो चीज़ स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं है। और वैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमैन का WWE से जाने के बाद आपको पता होगा यूएस नेटवर्क के ऊपर एक बड़ी ऐसी उनकी खाने पीने की सीरीज़ भी आई है, तो वहाँ पर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका स्टॉक जो है वो गिरा है, जो कि रेयर होता है थोड़ा WWE के सुपरस्टार्स में, क्योंकि WWE का लेवल बहुत ऊपर है, उसके बाद वो कुछ भी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे ही फील होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर का ये मैं बोलूँगा उससे कुछ बड़ा ही मामला करके दिखाया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, क्योंकि अगर अब वो WWE सुपरस्टार नहीं है तो एटलीस्ट एक पूरे डेडिकेटेड शो के होस्ट हैं, एंकर हैं, या फिर उनके अराउंड ही पूरा शो बनाया। तो देखते हैं क्या उनकी वापसी का मौका है, क्या कोई चांस है। अंद्रादे की तरह ही वैसे हो जाएगा, जैसे निकलते हैं फिर आते हैं, फिर निकलते हैं फिर आते हैं, लेकिन उनका जाना ऑल एलीट रेसलिंग में होता है। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन का कहीं तो नहीं होता है, बस वापस वो आ जाते हैं। ट्रिपल एच के अंडर में आके लगा था कि अब ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कुछ होगा, बट फिर अगेन उन्होंने वैसे ही फंबल कर दिया जैसे विंस मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ किया था
वो 2017-18 के टाइम पे। ब्रॉन्सन रीड ने भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील करी और बड़ी फनी भी है। उन्होंने ये बोला कि कुछ बच्चे आते हैं, कुछ फैमिली मेरे पास आती है और मेरे को ये बोलते हैं कि तूने हमारे बेटे बच्चियों को गलत इन्फ्लुएंस कर दिया। कैसे? ऐसे कि अब वो भी तुम्हारी तरह सुनामी हिट कर रहे होते हैं हमारे ऊपर, मतलब लिटरली माँ बाप लेटे हुए हैं और जो बच्चे उनके बेटे या फिर बेटियां हैं वो उनके ऊपर सुनामी हिट कर रहे होते हैं। तो ब्रॉन्सन रीड ने बोला कि भाई मेरे को तो बढ़िया ही है अगर इस वे में कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे से। तो ये होता है WWE सुपरस्टार्स का इम्पैक्ट। और एक बड़ी मस्त फोटो भी आई थी भाई, यहाँ पे देखो कोई एक फैन है जो कि सिटी स्कैन के थ्रू जा रही थी, या जो भी बच्चा है बच्ची है, और उसने पेंटा का मास्क लगाया हुआ है। तो ये होती है भाई देखो WWE की असली पावर। यहाँ पे हम कहाँ मतलब उस बारे में बात करते हैं ना कि बस स्टोरी लाइन में घुस के ऐसे या वैसे, लेकिन कैसे ह्यूमन लाइफ्स को भी इतना ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं WWE सुपरस्टार्स, वो हमको ऐसे पता चलता है। कितनी सारी ऐसी स्टोरीज है जो शायद कभी बाहर नहीं आती, लेकिन WWE के सुपरस्टार, WWE की पूरी प्रोग्रामिंग किसी की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट इसका रहा भी होगा। बाकी तो हर किसी का चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया होता है, वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव सीख सकता है। एक पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे जॉन सीना ने, और ये मिज के बारे में है। एंड डोंट टेल मी कि अब जॉन सीना वर्सेस मिज का भी मैच हो रहा है। ये सिर्फ उन्होंने पिक्चर पोस्ट की है, और ये इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई मिज और जॉन सीना का भी मैच होना चाहिए था, ये तुमने गड़बड़ कर दी। मिज ने खुद बोला था कि यार मुझे मैच क्यों नहीं मिला, जैसी फेयरवेल टूर अनाउंस हुआ था मैं तो उस लिस्ट में थोड़ा पहले ही लगा हुआ था कि मेरे को जॉन सीना के साथ मैच चाहिए ही चाहिए, बट वो चीज़ हुई नहीं। अब देखो मैच तो एजे स्टाइल्स के साथ भी हो रहा है, अगर कराने को चाहो तो किसी एक रॉ में फिर तुम मिज के साथ भी करवा ही सकते हो। लेकिन अब तो ये बस ऐसे ही होगा कि अब डेट्स बहुत कम है, तो कैसे फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके जॉन सीना को, वो सारी चीज़ें उनको देके जो कि फैंस चाहते हैं। बट ठीक है, अगर मैच हो भी गया तो अच्छी बात है, वैसे तो फेयरवेल टूर के बारे में ज़्यादा क्या ही कमेंट करें। एक बड़ी वियर्ड पोस्ट आती है, एक बड़ा ही वियर्ड ट्वीट आता है ट्रिपल एच के अकाउंट से, जो कि थोड़ा रेयर है। ट्वीट आपको सीधा ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो उन्होंने कोडी रोड्स के एक पिक्चर पोस्ट किया, जो कि पहले तो बहुत दूर है, पहले जूम करके देखना पड़ा कि ये कोडी रोड्स ही है ना, और कोडी रोड्स पता नहीं इसमें थोड़े बूढ़े से क्यों लग रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लाइट का इफेक्ट है फिर पता नहीं क्या है। और यहाँ पे कैप्शन में कुछ ऐसा डाला है ट्रिपल एच ने, जहाँ पे वो कोडी रोड्स की कमिटमेंट को, डेडिकेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कैसे 14 घंटे की फ्लाइट लेके पहले दुबई गया, फिर वहाँ एयरपोर्ट में गया, फिर उसने वर्कआउट किया, फिर अब पर्थ के लिए जाएगा, फिर ESPN में जाके मिला, फिर उसके बाद क्वार्टरबैक 1 वाला जो स्टफ है वो कर रहा है। और फिर साथ में उन्होंने ब्रैकेट में डाल के ये भी लिखा है कि सॉरी कोडी रोड्स, बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन मुझे बताना ऐसा अच्छा लगा कि चलो हम तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो ये करके उन्होंने अपने जो गाय है, अपने कोडी रोड्स की जो फेस है इस समय कंपनी का, जैसे WWE दिखाना चाहती है, उसकी तारीफ करी। अब लोग यहाँ पे इसके कॉमेंट सेक्शन में तो कुछ अलग अलग ही बातें कर रहे हैं, इससे अलग अलग तरीके की बातें कि जैसे अरे भाई ट्रिपल एच तो भाई कैसे ओवर करने में ही लगा हुआ है कोडी रोड्स को पूरा। कोडी रोड्स की डेडिकेशन कमिटमेंट तो है नेक्स्ट लेवल की, उस बात में कोई भी शक नहीं है। बट हाँ, ट्रिपल एच का ऐसे पोस्ट करना ये फैंस को वियर्ड लग रहा है। पर्सनली मेरी नज़र में तो उतना नहीं है भाई, आप कर सकते हो सपोर्ट, वो तो अभी ट्रिपल एच ने करना शुरू नहीं किया, शायद आने वाले टाइम में हो सकता है और सुपरस्टार्स के लिए भी ऐसे जो ट्वीट्स हैं वो सामने आ जाए। लेकिन फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई मिस का तो अभी वो गया ना जन्मदिन, तो तुमने उनके बारे में तो कोई ऐसा पोस्ट नहीं डाली, तो लोगों का तो ऐसा बोलना वालना चलता ही रहता है। और इसी दौरान ये कैरन क्रॉस और स्कारलेट वुडरॉ का एक इंटरव्यू भी आता है क्रिस वैन व्लीट के साथ, और यहाँ पे उन्होंने फाइनली रिएक्ट किया उस चीज़ के ऊपर कि जब ट्रिपल एच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो इवेंट जो भी था, और जिस दिन ब्रॉक लेसनर समर स्लैम मैच और पीछे फैंस चैंट लगा रहे थे वी वांट क्रॉस, और ट्रिपल एच ने कैसे उनको वी वांट ब्रॉक करके समझ लिया या समझने की दिखा दिया कि मैं तो ये समझ रहा हूँ, तो उस पर रिएक्ट किया उन्होंने। और यहाँ पे बिल्कुल चेहरे उनके ऐसे हैं कि यार थोड़ा गलत सही ये काम हो गया, और थोड़े सार्कास्टिक वे में ही वो जवाब देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि वो ब्रिजेस बर्न कर लें, लेकिन हाँ एक तरफ ट्रिपल एच का ऐसा भी है और एक तरफ ट्रिपल एच का ऐसा भी है, तो वही है, यहाँ पे थोड़ा बायस और फेवर तो होते ही हैं, जो हमने विंस मैकमैन के टाइम में देखा भी था। और विंस मैकमैन के टाइम पे एक राइटर की भी बात सामने आई है, और भाई ये बहुत खतरनाक है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट है कि डर लग जाए यार कि किसी ऐसी कंपनी में अगर हम साइन हो गए तो क्या हाल होगा। तो जिमी जेकब्स जो कि फॉर्मर WWE के राइटर है, उन्होंने पूरी क्रिएटिव प्रोसेस बताई कि कैसे होता था विंस के टाइम में। वो कहते हैं कि हर एक चीज़ जो कि कोई सुपरस्टार अपने प्रोमो में बोलने वाला है वो विंस मैकमैन से अप्रूव होनी चाहिए थी, और अगर किसी एक टैलेंट को उसमें कोई चेंज करना होता था कि यार मैं पहले बोल चुका हूँ ये ऐसा या वैसा है, तो वो इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि विंस मैकमैन बहुत बिजी बंदा है और उसको रीच आउट किए बिना हम उसमें चेंजेस कर नहीं सकते थे। और एक लाइन उन्होंने बोली जहां पे वो कहते हैं कि विंस मैकमैन का एक इनफेमस जो एक लाइन थी वो था कि इफ आई से द स्काई इज ग्रीन, द स्काई इज ग्रीन डैम इट। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ कह दी तो भाई वो कैसी भी हो, मतलब स्काई ऑब्वियसली ग्रीन तो होता नहीं है, वो तो ब्लू होता है, लेकिन अगर विंस मैकमैन ने बोल दिया तो वो चीज़ वही रहने वाली है। उसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब उन्होंने बाहर दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करी WWE से, तो उनको पता चला कि भाई वो क्या एनवायरमेंट था, और कई बार उस एनवायरमेंट में रह के आपको लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है लेकिन सब कुछ वैसा होता नहीं है। तो ये एक तगड़ी
तगड़ी वाली जो टेंशन है वो बताई जिमी जेकब्स, जो कि WWE के फॉर्मर राइटर है। ऑब्वियसली अब के टाइम में ऐसा नहीं होता। अब इस चीज़ के काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी हैं। वो तो खैर डिस्कशन एक बहुत लंबे टाइम का है कि किसके टाइम में सारा मामला जो है वो अच्छा था, बेकार था। काफ़ी सारे लोग इवन अभी चाहते हैं कि विंस मैकमैन वापस आ जाएं, कंसिडरिंग जिस हिसाब से रिसेंटली ट्रिपल एच ने मामला किया है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की वो स्टोरी लाइन के बारे में जो कि यहाँ से चल के आने वाले कुछ महीनों में हमारे एंटरटेनमेंट का जो हमारे एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी लेने वाली है। तो मेल्जर ने इसके बारे में कमेंट किया और उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। सबसे पहले तो ये कहता है कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। फिर उन्होंने बोला कि WWE रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन उनको नहीं लगता कि ये मैच वो जनवरी में करवाने वाले हैं, क्योंकि WWE शायद इसको बड़ी चीज़ों के लिए और होल्ड करेगी। और उसका एक रीज़न ये भी है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों ही रॉयल रंबल मैच में होने वाले हैं। अब इस समय अगर आप सिनेरियो देखोगे तो चलो रोमन रेंस का रॉयल रंबल में होना सेंस बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बंदे को कंपीट करना है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने का हर किसी का ही गोल रहता है। लेकिन सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो फिर ये सिनेरियो कैसे वर्क करने वाला है। और फिर उन्होंने बोला कि रेसलमेनिया जो अगली होने वाली है वेगस में, वहां पे ही मैच होगा सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का। WWE के डायरेक्शन फिलहाल ऐसे ही बता रही है। और ये मैंने आपको बोला भी था कि विजन की जो स्टोरी चल रही है, एंड में जाके इसका जो फाइनल चैप्टर है वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में ही लिखा जाना चाहिए, वो भी यहाँ पे चैंपियनशिप ऑन द लाइन हो, क्योंकि इस मैच की बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से बात कर चुके हैं। तो ये तो प्लान सही लग रहा है, बट वही है रोमन रेंस जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मैच भी ओ भाई मैच होने वाला है, मैच होने वाला हुआ तो था, लेकिन हिसाब किताब कैसा हुआ वो सब कुछ हमको पता है। तो होपफुली इस तरीके से WWE यहाँ पे फंबल ना करे, और क्रिएटिव टीम में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आई होप वो चेंजेस हमको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखें। बाकी ये वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो इसे कर दो लाइक। चैनल के मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ कल मिलेंगे, लेकिन वैसे तो उससे पहले भी चैनल पे एक वीडियो आई जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।